कि फासला अभी भी बना हुआ है महागठबंधन और एनडीए के बीच। 2 सीटों से आगे चल रहा है। 81 है एनडीए के खाते में और 79 है जनता दल यूनाइटेड खाते में। 165 सीटों के रुझान हमको अब तक सामने मिल चुके हैं। और उनकी बड़ा सवाल कहां कि आपको क्या लगता है ये जो ट्रेंड बता रहे हैं 2 सीटों का अंतर, आपको इसमें कोई आश्चर्य हो रहा है? नहीं, आश्चर्य नहीं है, लेकिन ये बढ़ेगा, मैं ये जानता हूं। इसलिए कि जो मैं देख के आया हूं और जो वोट का समीकरण है उसके हिसाब से निश्चित तौर पे ये महागठबंधन 2/3 से भी बहुत आगे पहुंचेगा। नहीं, 2/3 से आगे तो पहुंच नहीं रहा, अब तो संभावना ही नहीं है। ऐसा है कि अब तो संभावना ही नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए ना, अभी जो सीटें दिखाई दे रही हैं, एक तो पहले पूरी सीटों का नहीं दिखाई दे रहा है, फिर फेज की सीटों का नहीं दिखाई दे रहा है, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आए हैं। वो जब आएगा तो उसमें सभी सीटों पे हमारा आगे होगा फिफ्थ फेज में, और थर्ड फेज केवल थर्ड फेज में हमारा थोड़ा नीचे था। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है ये जब बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है तो आप ऐसे सोचिए ना, अगर क्लोज कॉन्टेस्ट में 1% 2% कम हुआ यही तो हम कहां पहुंच जाएंगे या वो कहां पहुंच जाएंगे? आपकी यही बात आपके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अगर 1% वोट मार्जिन के आधार पर जीत हासिल होती है तो आपने 140 कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमने के बाद ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि 2/3 बहुमत मिल जाएगा? ऐसा है कि जो हमारा वोटर था वो हमको कहा, बोल रहा था कि हम वोट दे रहे हैं, जो हमें डाउट था। जैसे ये कहा जा रहा था कि यादव टूट रहा है, कहीं यादव टूट नहीं रहा था। नहीं, यादव बिहार में नहीं टूटा, मुसलमान बिहार में नहीं टूटा, कुर्मी आपके सामने नहीं टूटा है। मुसलमान अगर मुसलमान टूटा है। देखिए, बैसी सीट 57 नंबर की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से गुलाम सरवर एमआईएम के ओवैसी के वो आगे चल रहे हैं। आरजेडी वहां पिछड़ गई है अभी 224 वोटों से पहले राउंड के बाद। सीमांचल में देखिए वहां पे ओवैसी ने किशनगंज में ही अपने 4 लोग खड़ा किए थे, बहुत नुकसान नहीं होगा। केवल ये सीट तो बिल्कुल नहीं जीतेंगे, केवल एक सीट पे ओवैसी जीत सकते हैं, मैं नहीं कह रहा जीतेंगे, वहां भी कुछ ऐसा नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये बढ़ेगा ना 2%, ये भी होता हमारे साथ रिस्क भी होगा। तो अगर ये क्लोज कॉन्टेस्ट है और 2% हम कम हुए तो हम भी पहुंच जाएंगे 50-60 पे, और हम बढ़ गए तो हम भी पहुंच जाएंगे 200 पे। लेकिन हमारे बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं बनस्पत की उनके। वैसे की वैसे भी 6 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर एक जीतते भी है तो वो आगे आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। सीधे रुक करते हैं राकेश सिंह का, हमारे सहयोगी लालू प्रसाद यादव के घर से मौजूद हैं। राकेश, 190 पर बार बार जीत का दावा कर रहे थे कई दिनों से, आज सुबह भी सामने आए, बनारस में जश्न मनाएंगे इसकी भी तैयारी लालू यादव ने कर ली, लेकिन उनकी स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। अब सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर हमें उनके घर के बाहर। देखिए चित्रा, पहले लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर का आपको दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए, अब जो है यहाँ पर समर्थक इक्के दुक्के दिख रहे हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी यहाँ पर भारी सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जहां केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान हैं, साथ ही साथ बीएमपी जो हैं बिहार पुलिस के जवान को यहाँ पर तैनात किया गया है, और महिला पुलिस को भी जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन समर्थक जो सुबह से यहाँ पर काफी संख्या में दिख रहे थे, अब थोड़े से कम होना शुरू हुए हैं। जिस तरह से कांटे की टक्कर लगातार जिस तरह से बातें सामने आ रही थी वो कहीं न कहीं साफ दिखना शुरू हुआ है। उसके बाद समर्थक यहाँ से खिसकना शुरू हुए हैं। सुरक्षा ज्यादा है, समर्थक कम हो गए हैं, निराशा का माहौल है। सीधे रुख कर लेते हैं नीतीश कुमार के आवास का, प्रकाश पांडे वहां से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, वहां का क्या माहौल है? यहाँ देखिए, जैसा मैं शुरू से बता रहा हूँ चित्रा, कि यहाँ पर किसी भी नेता का किसी का कोई आगमन नहीं हुआ, और जैसा कि कल भी बताया था नीतीश जी ने कि 9, 9:30 और 10 तक जो है ट्रेंड जब आ जाते हैं तब स्थिति पूरी तौर पे साफ होती है, उसके बाद ही लोग आएंगे, और उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करना होगा किसी भी स्थिति में तभी करेंगे। तो यहाँ पर भी सुरक्षा कर्मी ही मौजूद है, कोई नेता अभी तक नहीं आया। अलबत्ता उनके एक मित्र जरूर है, वो आए थे, जिनके साथ वो टीवी देख रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक उन्होंने पूरे अपने बंगले में टहले वो, और उसके बाद वो टीवी देख रहे बैठ गए। तो जाहिर सी बात है कि दिल की धड़कनें उनकी बड़ी होंगी, जिस तरह से इतना क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो जब तक 10 नहीं बजते हैं, जैसा फोन पे मेरी बात हो रही है नेताओं से, उनका ये कहना है कि अर्ली ट्रेंड्स है, 10 बजेगा तब तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर बीजेपी पटाखे फोड़ भी रही है तो उनको अपने कार्यालय में फोड़ने दीजिए, ऐसा बहुत बार हुआ है। और हमने भी अलबत्ता कई चुनाव में ऐसा देखा है कि अर्ली ट्रेंड्स में इस तरह की चीजें होती हैं, पर बाद में जब 10, 10:30 हो जाता है तो स्थितियां बदलने भी लगती हैं। देखिए चित्रा, दिलचस्प बात यह है कि अंतर फिर बढ़ता जा रहा है। एनडीए 84 सीटों पर आगे चल रहा है 168 में से, और जेडीयू 79 सीटों पर आगे चल रहा है। ये बात आप मानेंगे कि लगातार एनडीए ही आगे बना हुआ है, सुबह से हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार एनडीए आगे बना हुआ है। सीधे चलते हैं श्याम जाजू जी के पास। श्याम जाजू जी, आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर काम कर रहे हैं बिहार के चुनाव में?
बिहार में इस बार के चुनाव में जातिगत इक्वेशन काम नहीं करेंगे। परंपरागत आज तक बिहार की इमेज ऐसी रही कि वहां जातिगत इक्वेशन सबसे ज्यादा प्रभावी रहे, पर इस बार मोदी जी का फैक्टर वहां पर जो डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर आया है, इससे बिहार की जनता अलर्ट हो गई। और ये तो मानना ही पड़ेगा कि बिहार का आदमी ये सबसे ज्यादा पॉलिटिकली अलर्ट आदमी है, ये हमने देखा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए वहां पर राज्य में आ रहा है। बिहार की जनता में जिस प्रकार की जागृति थी, और कोई भी क्षेत्र इसके लिए अपवाद नहीं था। पूरे बिहार में सभी वयोगत के लोग, सभी तबके के लोग मोदी जी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में देख रहे थे। और अमित शाह जी ने जिस प्रकार से केडर को पूरा एक्टिवेट किया बिहार जैसे प्रदेश में, निश्चित रूप से एक क्रांति हो रही है, परिवर्तन आ रहा है। शुरुआती रुझान से लेकर अब तक कभी भी बीजेपी और एनडीए पीछे नहीं रहा है। यही रुझान आखिर तक रहने वाला है। बिहार में परिवर्तन हो रहा है। श्याम जाजू जी पे जो कह रहे हैं ना, उस पर एक बार मैं काटना चाहता हूं उनको। दरअसल क्या है कि अगर जातिवाद का मामला वहां नहीं रहता, सिर्फ विकास का मामला होता, तो बीजेपी जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान से हाथ नहीं मिलाने जाती। और अगर नीतीश कुमार को अपनी ही इमेज पर बहुत भरोसा होता तो लालू प्रसाद यादव से हाथ नहीं मिलाते। अगर आप बिहार समता पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जी, तो अगर आप बिहार के चुनाव मैदान में उतरते हैं तो जाति को किनारे पर रख करके आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विकास का जुमला जो है सिर्फ जुमला है बिहार के लिए। जो भी चुनाव हुआ है जाति के आधार पर हुआ है, वो ना साफ सुथरे चेहरे पर हुआ है, ना विकास के नारे पर हुआ है, पूरी तरह से जाति के आधार पर हुआ है। पूरा समाज दो हिस्सों में बटा पड़ा था, यादव, मुसलमान, कुर्मी एक तरफ था। लेकिन धर्म के आधार को लेकर भी जो बातें सामने आई थी, एक तरफ जाति का मुद्दा उठा रहे थे लालू यादव, और धर्म 5% आरक्षण काटकर देने की बात जो मुद्दा उठाया था नरेंद्र मोदी ने, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए चित्रा, इस बार का चुनाव प्रचार के लिहाज से बिहार का चुनाव अलग था। इस तरह का हाईटेक कैंपेन कभी भी बिहार के चुनाव में नहीं हुआ था। जब प्रचार रथ निकाले गए थे, आप जाएंगी जिला हेडक्वार्टर्स में छोटे छोटे गांव में देखा कि उनके ओवी वैन्स लगी, ओवी वैन तो हमारी होती है, वैन लगी हुई है और बड़ी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती थी कि आपका विरोधी जो है उसने क्या किया है आपके लिए और हमने आपके लिए क्या किया है और हम आपके लिए करना क्या चाहते हैं। यह अपने तरह का पहला कैंपेन था। इसी तरीके से वीडियो बहुत पुराने निकाले गए। नीतीश कुमार का जून का वीडियो है, तांत्रिक के पास गए हुए जी, विकास के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, गए तांत्रिक के पास हैं। नीतीश कुमार ने एक दिन बाद ही नरेंद्र मोदी का एक और वीडियो निकाल के दे दिया कि यह देखिए आसाराम बापू के साथ चले गए थे। तो इस तरह की लड़ाई इस बार अपनी तरफ बिहार में रही है और यह चुनाव का एक ऐसा हिस्सा है जो शायद आगे होने वाले चुनाव में आपको बार बार दिखाई पड़ेगा। एक बार फिर से गैप कम हुआ है। बीजेपी जो 85 पर आगे, बीजेपी गठबंधन जो 85 पर आगे था और जेडीयू 79 पर, अब महागठबंधन जो है 81 सीट तक पहुंच चुका है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रधान महासचिव शिवराज जी भी जुड़ गए हैं। उनके पास भी हम चलेंगे। जल्दी से माइक लगाओ भाई, जल्दी से माइक लगाओ। उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले अनुज जी, अब आपको लगता है कि हम ये डिसिसिव तरीके से बोल सकते हैं कि एनडीए गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है? अंक गणित क्या कहता है? नहीं दीपक जी, देखिए आप यदि देखें तो ये हंग विधानसभा, जो लंगड़ी विधानसभा है, त्रिशंकु विधानसभा, उसकी तरफ का इशारा फिलहाल दिखता हुआ दिख रहा है। देखिए, मगर इतनी देर में आंकड़ा बदल गया और एनडीए गठबंधन बहुमत पाता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ये अभी थोड़ा और इंतजार करिए, कम से कम 243 सभी के लीड पोजीशन आ जाएं, भले ही वो फर्स्ट राउंड के बाद के हों। उसके बाद जो है शायद जब रिजल्ट सेट होने शुरू होंगे तो उसके बाद ही कह पाना बड़ा आसान होगा। दीपक, एक मजेदार बात इस बार के चुनाव में बिहार में रही है कि बिहार में जो महिलाएं हैं वोटरों में उनकी आबादी 46% की होती है। 54% आबादी जो है वो मेल की है, लेकिन ज्यादा वोट महिलाओं ने किया है। मेल से 6% ज्यादा वोट महिलाओं ने किया है। तो महिलाओं का यह वोट कहां गया है? मोटे तौर पर यह माना जाता रहा है नीतीश कुमार के हक में महिलाएं रहती हैं, वोट करती हैं। अगर ये ट्रेंड है तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार को महिलाओं ने तभी वोट दिया जो बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के हटने के बाद से महिलाओं की राय बदली रही होगी और महिलाओं ने बीजेपी के हक में भी वोट डाला होगा। अगर मेल से फीमेल वोट परसेंटेज 6% ज्यादा है तो यह वोट मायने रखता है नतीजा तय करने में। देखिए, अब गैप फिर बढ़ गया है। एनडीए 92 पर आगे है और जनता दल यू रुझानों में 81 पर। तो अब 11 सीटों का डिफरेंस दोनों के बीच हो गया है। क्या ये अंतर और बढ़ेगा? है उससे एक चीज तो लग रही है, अगर यही कंटिन्यू करता है कि 2/3 का कोई सीन नहीं है किसी पार्टी के लिए, किसी पार्टी का नहीं, तो ये सिंपल मेजॉरिटी या उसके आसपास के रिजल्ट अभी तक ये बहुमत तक भी पहुंचेगा? 122 सीटें एक पार्टी को मिलेंगी। एक होता है कि जिसका विनिंग मोमेंटम होता है उसके साथ कुछ चीजें ज्यादा जाती हैं। तो आखिर में आखिरी लाइन क्रॉस करते करते जो भी आगे होगा वो
उस लाइन को क्रॉस कर जाएगा, आगे निकल जाएगा। क्या सेंटीमेंट उस पार्टी के फेवर में होते हैं जो एक ट्रेंड के साथ जीत रही होती है? फिलहाल एनडीए जो है 92 सीट्स पर रुझानों में आगे है और जनता दल यूनाइटेड 81 सीट्स पर रुझानों में आगे क्योंकि है। आप एग्जिट पोल्स को अगर आप देखिए, एक चीज जो एग्जिट पोल एनडीए को सबसे कम सीटें दे रहे थे, वो भी ये मान रहे थे कि लोकसभा से वोटिंग परसेंटेज जो है एनडीए का बढ़ा है और जो लोकसभा में महागठबंधन का वोट था कुल मिलाकर उसमें कमी आई है। तो एक ट्रेंड तो ये बता रहा था। अब वो उसको महागठबंधन को पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये अभी नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इसको देखकर एक चीज तो कम से कम साफ है, आरजेडी का 2010 से प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है। 22 से 34 सीटें आगे बढ़ चुका है, जेडीयू 44 पर, लेकिन वो डुबा जाएगी जनता दल यूनाइटेड को। बिल्कुल, और वही स्थिति बनते हुए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नीतीश कुमार मानकर बैठे हुए थे कि अब की बार भी नीतीश कुमार, लेकिन यहाँ पर 85 जेडीयू प्लस और बीजेपी प्लस 92 पर। ये स्थिति क्या कहती है, सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ लगातार श्याम जाजू जी भी बीजेपी के नेता बने हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से दीपक जी आपके पास आते हुए, महत्वपूर्ण यही है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं खासतौर से बीजेपी के लिए जिन्होंने इस तरह से उसके पक्ष में माहौल तैयार किया? आई थिंक अगर बीजेपी के बिहार के चुनाव को देखा जाए तो जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो मोदी फैक्टर था। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे जीतेगी। और अगर हम कास्ट इक्वेशन की बात करें कि बिहार की राजनीति बिना जाति के नहीं हो सकती, तो बीजेपी ने भी एक अच्छा कास्ट कॉम्बिनेशन बनाया था आरएलएसपी के साथ, जीतन राम मांझी के साथ, रामविलास पासवान के साथ, और बीजेपी का अपना अगला बड़ा वोट बैंक तो है ही। तो यानी ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन उनके लिए साबित हुआ है। तो मोदी ही इस चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर होंगे। गणेशवन जी, इसमें दो तीन बातें हैं चित्रा इस बार। एक तो बीजेपी ने जो दीपक ने कहा कि जो कास्ट इक्वेशन है उसको अपने हक में साधने की कोशिश की। जो बिहार में उतरते हैं आप, तो आप सिर्फ विकास के नाम पर या मोदी के चेहरे के नाम पर जा नहीं सकते हैं। मोदी की रैलियां बढ़ाई गई। आपने अगर बिहार में जो कोई भी रहे, बिहार के लोग जो आप होंगे, अपनी बात पूरी करें उसके पहले लालकृष्ण आडवाणी जी का चूंकि आज जन्मदिन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, उन्हें बधाई देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, और अब तो जीत की खुशी भी साझा करेंगे आपस में। गणेशवन जी, नरेंद्र मोदी की रैलियां बिहार में ताबड़तोड़ बढ़ाई बीजेपी ने। बीजेपी को यह लगने लगा था कि अगर आपको बिहार के चुनाव में बने रहना है, अगर वहां की सत्ता आपको हासिल करनी है, तो आपके पास एक ही हथियार है, नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी, आप देखिए उनकी रैलियां कैसे हैं। फर्ज करिए कि परसों जहां चुनाव है, आज वहां रैलियां होती हैं। 48 घंटे पहले, चुनाव आयोग का एक नियम है कि 48 घंटे के बाद आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, इसलिए 48 घंटे पहले उनकी रैलियां होती हैं। एक दिन में 4-4 रैलियां करते हैं, और जहां से मोदी गुजरे वहां राय बदली है। आप देख लीजिए इस बार जो नतीजे आएंगे कि चौथे और पांचवें फेज में मोदी ने जो रैलियां की, वो रैलियां चौथे और पांचवें फेज में होने वाले चुनाव के 48 घंटे पहले की हैं। एक ही दिन में 4 और 5 रैलियां की हैं, और चौथे और पांचवें फेज के जो नतीजे होंगे आपको उसमें असर दिखाई पड़ेगा। फिलहाल तो कुल 24 रैलियां हुई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की कुल 30 रैलियां हुई हैं, 190 के करीब सुशील मोदी की ओर से की गई हैं। लेकिन यहां पर हम आपको लगातार वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल। लेकिन बार बार सवाल उस लड्डू को लेकर जो आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के घर पे पहुंच चुका है, अब उसका वो करेंगे क्या, क्योंकि यहां पर कमजोर स्थिति महागठबंधन की देखने को मिल रही है। लेकिन और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी को शुभकामना देने उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और एक और दिलचस्प चीज है वो प्रदीप जी, आपसे शत्रुघ्न सिन्हा ने सुबह ही बधाई दे दी, 9 बजे ही उन्होंने ट्वीट कर दिया कि बीजेपी को बधाई, हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पिछले काफी सालों से उन्होंने अपना ये ट्रेंड बना लिया है कि चुनाव के समय अपना असंतोष जाहिर करते हैं, नतीजे आने के बाद या आने के समय जो है वो अपना रुख बदल लेते हैं। तो ये उनका एक स्थायी व्यवहार हो गया है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है और ये रिजल्ट में बदलता है, तो एक चीज का और फायदा हुआ है बीजेपी को, वो कि 2 फेज के चुनाव के बाद ये जो माहौल बना कि बीजेपी बाहर हो गई और उसने हथियार डाल दिए, हार गई, उसके बाद अमित शाह जाके कैंप कर गए पटना में और बिहार के दूसरे शहरों जिलों में, उसका भी फायदा बीजेपी को मिला होगा अगर बीजेपी जीतती है तो। उसके बाद जो आप ये जो जानकारी दे रहे हैं गलत है, मैं लगातार वहां था। अमित शाह जी दूसरे जो चरण था उसके पहले ही से वहां है। अमित शाह नहीं वहां थे, लेकिन लगातार वहां है, दूसरे चरण के पहले से लगातार वहां है। तो मैं ये जानता हूं, और उनके साथ प्रधानमंत्री जी के साथ कई रैलियों में मैं गया, वो दूसरे चरण के पहले से ही वहां थे।
लगातार अमित शाह जी आपको वहां क्या थे। फैक्टर इन लगता है, अगर अभी तक के रुझानों को देखा जाए 94 पर इंडिया आगे है, 87 पर महागठबंधन आगे है, ये ट्रेंड आपके लिए क्या इंडिकेट करते हैं? देखिए, मैं बहुत पहले से आश्वस्त था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, कुछ अपने स्वार्थ रुझानों को देखा जाए 94 पर इंडिया आगे है, 87 पर महागठबंधन आगे है, ये ट्रेंड आपके लिए क्या इंडिकेट करते हैं? देखिए, मैं बहुत पहले से आश्वस्त था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, कुछ अपने स्वार्थ में नहीं समझ पा रहे थे, अपने भय में नहीं समझ पा रहे थे, ये तो 2005 में भी यही था, 2010 में भी यही था, 2015 में भी, 2005 और 10 में भी हम लोग सुशासन जब की बात करके हम लोग जब जनता के बीच गए थे तो जनता ने हमको मैंडेट दिया था जंगल राज के खिलाफ। नीतीश जी ने उस मैंडेट के खिलाफ जनता के साथ धोखाधड़ी किया और हमें ये पूरा यकीन था कि अब हम फिर भाजपा गठबंधन को आगे रख के एनडीए के पक्ष में वोट मांगेंगे सुशासन के लिए और जनता सुशासन के लिए हमें वोट देगी। आपने कहा दीपक जी कि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े फैक्टर रहे बिहार में, मैं उस बात को मानते हुए आगे बढ़ता हूं कि बिहार में ही नहीं, अब नरेंद्र मोदी देश में सबसे बड़े पॉलिटिकल आइकन के रूप में उभरे हैं और वो देश में सबसे बड़े पॉलिटिकल फैक्टर आने वाले दशकों में रहेंगे। बिहार में नहीं, कल परसों केरला में रिजल्ट आया है, केरला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिजल्ट देखिए, 34 में से 26 सीटों पर कितने क्या नंबर है? 32 पे 32 पे। तो ये अब बिहार तक सीमित रहने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी जीतती है तो नरेंद्र मोदी का को श्रेय आप लोग दे देते हैं, हारेगी तो पहले ही तस्वीर आप लोग साफ करते थे कि नहीं, केंद्र सरकार के खिलाफ इस तरह का जनमत नहीं है और मोदी जी को इससे नहीं बीजेपी के लिए मुश्किल था इस बार, चूंकि आपने सभी जगह बैनर पोस्टर सिर्फ मोदी और अमित शाह के लगा रखे थे, मोदी की रैलियां आपने करवाई थी। अगर उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं, मोदी की वजह से हम नहीं हारे हैं या मोदी के चलते हम नहीं हारे हैं, तो ये मानना बड़ा मुश्किल होता है। इस बार का जो नतीजा होगा उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी, नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा इमेज के लिहाज से। जो राष्ट्रीय राजनीति होगी, 2005 में 2010 में जो चुनाव हुए, नीतीश कुमार जीत करके आए, मुख्यमंत्री हुए, अब बीजेपी ये कहेगी कि आप जो कुछ भी बने, हमारे बूते बने, हमारी साख पर बने, हमारी ताकत से बने, हमारे लोगों के जरिए बने, दरअसल आपकी हैसियत मुख्यमंत्री बनने वाली थी नहीं। और राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की अब तक की जो इमेज है उसको सबसे बड़ा बट्टा इस बार के नतीजों से लगा, अगर बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार बनती है तो एक बार क्विक रिकैप करा दें। 94 पर एनडीए गठबंधन आगे है, 87 पर महागठबंधन आगे है और मात्र 28 सीटें अब रुझानों में बहुमत से दूर है एनडीए का गठबंधन। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आरजेडी का परफॉर्मेंस सबसे खराब रह रहा है, तीसरे नंबर पर आ रही है ये पॉलिटिकल पार्टी। और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। एक और बात है दीपक, बीजेपी का साथ जो है एलजेपी ने नहीं दिया, 40 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार खड़े थे, 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं और आरएलएसपी ने भी 23 सीटों पर आरएलएसपी है और 3 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अगर बीजेपी को इन दोनों पार्टियों ने साथ दिया होता तो यह आंकड़ा 94 का 100 के पार हो गया होता। यह नुकसान बीजेपी को हो रहा है। जीतनराम मांझी फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन 20 पर वोट रहे हैं और 8 पर जीतनराम मांझी फायदा पहुंचा रहे हैं। जीतनराम मांझी का वोट बैंक इंटैक्ट है, उनको लोगों ने वोट दिया है और उनकी स्ट्रैटेजी ठीक रही इस लिहाज से। ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस पार्टी की बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, कम से कम कांग्रेस का प्रदर्शन 2010 से तो बेहतर रहा है। 4 सीटें उस वक्त आप लोगों को मिली थी जब 243 पर आप लोग मैदान थे और इस बार तो 40 पर ही, लेकिन 7 पर आगे चल रही है कांग्रेस। तो प्रजातंत्र की बात है, जनतंत्र की बात है और इसमें बहुत ज्यादा घबराने की अभी जरूरत नहीं है जी। अभी तो मैं बार बार ट्रेंड भी देख रहा हूं, इस ट्रेंड में कभी बराबर हो रहे हैं और नीचे आ रहे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस अभी और आगे अभी और भी सीटों का जब खुलासा होगा, जो रुझान आएंगे तो उसमें महागठबंधन और कांग्रेस की सीटें और बढ़ेगी, रुझान में भी दिखेंगे, इसलिए अभी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं, परेशानी की बात तो आप लोगों के लिए होनी चाहिए क्योंकि जिस बहुमत का दावा आप लोग बार बार कर रहे थे उस बहुमत से महागठबंधन बहुत पीछे है। लेकिन दीपक जी, 2 महत्वपूर्ण बातें महागठबंधन के खिलाफ क्या गई हैं, क्योंकि यहां पर जितना कॉन्फिडेंट चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू यादव तो 190 की बात लगातार वो करते हुए चले आ रहे थे। 2 महत्वपूर्ण बातें जो महागठबंधन के खिलाफ गई। पहला, नीतीश कुमार का लालू यादव के साथ जुड़ना, लोगों को यह लगा कि यह गठबंधन ठीक नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार बने थे लालू यादव की खिलाफत करके, उनके जंगल राज की खिलाफत करके। और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री ने जो कैंपेन का पिच रखा कि अगर लालू आते हैं जंगल राज फिर से वापस
लौट आएगा, उस कैंपेन की पिच से बिहार सहमत होता हुआ दिखाई दिया। लालू का डर ही नीतीश को ये चुनाव हराएगा, इसीलिए बीजेपी का प्राइमरी अटैक उसी पर बना हुआ। बिल्कुल। और दानिशवन जी, लालू के दोनों बेटे भी चूंकि पीछे चल रहे हैं और आप दोनों के ही विधानसभा क्षेत्र में होकर भी आए बिहार पर्व के दौरान, तो कौन सी बड़ी बातें लगी जो उनके खिलाफ गई? वैशाली में है, राघोपुर की सीट तो बहुत ही सुरक्षित सीट मानी जाती है। हालांकि राबड़ी देवी पिछली बार हार गई थी 2010 में, लेकिन हारने की वजह कुछ दूसरी थी। लेकिन राघोपुर की सीट लालू प्रसाद यादव का परिवार मानता है कि हमारी सीट है और यहां से हमारे लिए जीतना आसान है। लेकिन जब मैं वहां था तब भी मुझे लगा कि राघोपुर की सीट तो तेजस्वी नहीं जीत सकते हैं, और लोगों ने कहा आपने जिक्र भी किया था नहीं जीत सकते हैं। तेज प्रताप के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि तेज प्रताप महुआ की सीट निकाल सकते हैं, लेकिन वहां भी समीकरण कांटे का ही था। ऐसा नहीं था तेज प्रताप के लिए राह बहुत आसान थी। तब भी वैशाली से मैं आया था तो मैंने कहा था कि देखिए यह दोनों सीटें, खास करके मैं तेज प्रताप के लिए तो कह सकता हूं कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन तेजस्वी सीट हार जाएंगे, और यह अनुमान वहां भी लग रहा था। इसलिए यह कोई चौंकाने वाली बात नहीं। अनुज जी, मैं यशवंत जी की पिछली बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मोदी जी की सभाओं का, खूब सारी सभाओं का लाभ हुआ है बीजेपी को। इसका मतलब ये होगा कि 5 चरणों में चुनाव होना राजग के पक्ष में गया है, कुछ ये बात नजर आती है। आप ध्यान दें कि चुनाव के पहले लालू यादव बार बार कह रहे थे कि सिर्फ 1 चरणों में चुनाव के पहले महागठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन के पास यही कह रहे थे कि एक ही चरण में चुनाव करा लीजिए, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा था कि मोदी जी को यदि अधिक सभाएं करने का मौका मिला तो भाजपा उसका लाभ उठा लेगी। प्रदीप जी, देखिए एक चीज मुझे लगती है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से जो गठबंधन तोड़ा, तो वो लोगों को के गले उतरा नहीं कि मुद्दा क्या था। बिल्कुल, उन्होंने मुद्दा बनाया नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना बीजेपी का। लोगों में नरेंद्र मोदी के प्रति नाराजगी नहीं थी। अगर नाराजगी होती तो ये मुद्दा असर करता। नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक तरह से लोकप्रियता थी, आकर्षण था। उसकी वजह से जो है लोगों को ये समझ में नहीं आया कि अच्छा खासा चलता हुआ एक गठबंधन, सरकार अच्छी चल रही थी, फिर नीतीश कुमार ने क्यों तोड़ दिया, और तोड़ा तो फिर लालू जी के साथ चले गए, तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। तो ये फैक्टर जो है वो मुझे लगता है महागठबंधन के, खासतौर से नीतीश कुमार के खिलाफ। शिवराज जी, लेकिन एक सवाल ले लेती हूं मैं। आप लोग विकास के मुद्दे पर आए जरूर, लेकिन बाद में तंत्र मंत्र, गोमांस और न जाने कितने दूसरे मुद्दों को भी लाकर जुमलेबाजी के जरिए इस चुनाव को जीतने की कोशिश की गई, तो क्या उस फैक्टर ने भी आपके पक्ष में माहौल तैयार किया? हमने कोई नहीं लाया तंत्र मंत्र का मुद्दा। तंत्र मंत्र का मुद्दा तो नीतीश जी जो है वो तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक के द्वारा वो कुछ जीत की कोशिश कर रहे थे, और वही तांत्रिक नीतीश जिंदाबाद, नीतीश मुख्यमंत्री और लालू मुर्दाबाद कर रहे थे, तो हमने उस विषय को नहीं लाया। गोमांस के मुद्दे पर लालू जी ने कहा कि हिंदू भी गोमांस खाते हैं, बाद में उनको लगा कि इससे उनका और वोट तो कुछ है नहीं, उनका यादव वोट भी छटक सकता है, तो उन्होंने कहा कि शैतान सवार हो गया था हम पर। तो उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई शैतान को सिर्फ इन्हीं का एड्रेस क्यों मिला। तो हमने, या प्रधानमंत्री जी ने हमारे पक्ष से इन बातों का जवाब दिया गया है। हमने इन चीजों की शुरुआत नहीं की, हमने तो बिहार के विकास की बात की, हमने एक जो पैकेज दिया नरेंद्र मोदी जी ने उसकी बात की, हमने सौहार्द की बात की। इन विषयों पर हम नहीं गए। जब ये विषय उठाए गए महागठबंधन के लोगों के द्वारा, तो हमने उस पर जवाब दिया और उससे बचने को बिहार की जनता से अपील भी हमने की। मतलब 1.25 लाख का पैकेज काम कर गया। और नरेंद्र मोदी, ये देखिए, लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देने के लिए उनके घर पर जब पहुंचे हुए थे उस वक्त की ये तस्वीरें। दीपक जी, इस पर आपकी टिप्पणी? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी हर साल जन्मदिन पर लालकृष्ण आडवाणी को ग्रीट करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज चूंकि वो दिल्ली में है, लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्मदिन है, तो नरेंद्र मोदी शिष्टाचार के लिए उनसे मिलने गए हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि लालू यादव के यादव वोट ने क्या लालू का साथ नहीं दिया? प्रदीप जी, ऐसा लगता है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में भी यादवों का जो युवा वर्ग है उसने कुछ हद तक बीजेपी का साथ दिया था, एक बात। दूसरा, बीजेपी की ये जो अभियान था कि लालू यादव यादवों के बारे में नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उसके विकास के बारे में। अमित शाह भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरे यादवों के एम्पावरमेंट की बात नहीं करते जी। तो उसका भी हमको लगता है असर हुआ है। और जिस तरह से स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी ने यादव उम्मीदवार उतारे, एनडीए ने कुल 26 यादव उम्मीदवार उतारे थे, जबकि महागठबंधन ने 64 आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने पहली रैली में जो अटैक किया वो इसी यदुवंश को लेकर किया,
कि लालू यादव 64 सिर्फ राजद यदुवंश के या पूरे यादवों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 48 यादव 48 लालू प्रसाद की पार्टी ने और जेडीयू ने 14 किया है। हमारे साथ बहुत देर से अनिल बलूनी जी भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। अनिल जी, 2 महत्वपूर्ण बातें जिसने बीजेपी के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में माहौल तैयार किया, वो कौन सी रही? देखिए, जिस दिन से चुनाव प्रचार शुरू हुआ उस दिन से हम लोग कहते आए थे उनकी जमीन में जो सुगंध है वो हमारे पक्ष पे है। और जिस तरह से हमने विकास की बात की, देखिए लगातार हम लोग विकास की बात करते रहे, नए बिहार के नवनिर्माण की बात करते रहे, लेकिन क्या होता रहा कि कुछ मीडिया के मित्र और बाकी जगह से अन्य अन्य मुद्दों को उठाया जाता रहा। लेकिन हमने हर वक्त कहा जो बिहार के लिए हमारा नारा था पढ़ाई, दवाई और कमाई का, वो लोगों के अंदर तक गया, वो लोगों के मन के अंदर तक पहुंचा है कि किसी भी तरह से नए बिहार को करना है, बिहार में पलायन को रोकना है, बिहार में जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है, बिहार में विकास करना है, युवाओं को रोजगार मिलना है। इन सब बातों को हमने कहा, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा पूरे चुनाव प्रचार में कि अन्य अन्य मुद्दों को उठा के ले जाया जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री जी वो डीएनए मुद्दा बिल्कुल सही था, बिल्कुल नीतीश जी के डीएनए में खराबी है, वो बिहार की जनता ने दिखा भी दिया। और मोदी जी ने जो मुद्दा उठाया था वो बिल्कुल सच्चाई के साथ बोल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को जो लगता है वही वो बोलते हैं, और बिहार की जनता ने बता दिया कि नीतीश जी का डीएनए खराब है, वो पॉलिटिकल डीएनए की बात कर रहे थे। पॉलिटिकल डीएनए की बात, मतलब ये भरोसा जताने में कामयाब रहे। दीपक जी, एक बार फिर जो गैप है वो थोड़ा कम होते हुए एनडीए 96 पर लीड कर रहा है, तो जेडीयू अब 92 तक पहुंच गई है। कोई चमत्कार हो सकता है जेडीयू के फेवर में? अभी लगता नहीं, क्योंकि देखिए ये ट्रेंड बिल्कुल फर्म है। पहला जो रुझान आया है वहां से लेकर अब तक एक बार केवल ऐसा हुआ कि दोनों बराबर हुए, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि महागठबंधन आगे निकला हो। बिल्कुल। तो अब कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें बिल्कुल ही एक खबर आ रही है, एएनआई के मुताबिक महागठबंधन आगे चल रहा है और 101 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है और एनडीए के 70 सीटों पर बढ़त है। तो ये थोड़ा गैप हमको देखने को मिल रहा है। डाटा किस किस एंगल से आ रहे हैं उसके हिसाब से ये तो बिल्कुल एग्जिट पोल जैसा हो गया। ये तो बिल्कुल उल्टा ट्रेंड है। अगर ये सही है एएनआई का, तो ये तो बिल्कुल जो हम लोग दिखा रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। तो अब किस डेटा को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाए? फिलहाल तो अभी हमारे ही डेटा को ज्यादा ऑथेंटिक माना जाए। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, हमको लगता है सबसे ऑथेंटिक डेटा उसी को मानना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो नेशनल वेबसाइट है उस पर अभी केवल 26 सीटों का ट्रेंड दिखा रहे हैं, जिसमें 10 पर बीजेपी को और 1 सीट पर हम पार्टी को, यानी 11 सीटों पर ये गठबंधन और 15 सीटों पर महागठबंधन को आगे दिखा रहे हैं। लेकिन अगर एएनआई को हम थोड़ा पीछे रखें, चूंकि जो जश्न का माहौल है वो बीजेपी खेमे में कहीं ज्यादा है, और इसी वजह से देखिए बीजेपी दफ्तर पर जहां सन्नाटा सुबह तक छाया हुआ था वहां पर इतनी भीड़ लग गई है, जबकि आरजेडी और जेडीयू में सन्नाटा पसंद किया। पार्टियों के दफ्तरों में भी खबरें आ रही होंगी, उनके अपने जो पोलिंग एजेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनसे भी खबरें आ रही होंगी। तो अगर 31 सीटों का डिफरेंस है, एनडीए पीछे है महागठबंधन से, तो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए महागठबंधन के पार्टी के दफ्तर में, वहां दिखाई देना चाहिए वो माहौल। लेकिन एक और चीज है प्रदीप जी, चूंकि हम देख पा रहे हैं ये जो तस्वीरें लालकृष्ण आडवाणी जी के घर से आ रही थी, वहां पर भी सारे नेता बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं, किसी के चेहरे पर कोई चिंता नहीं, एक आत्मविश्वास है। तो ये भी दर्शाता है कि कम से कम एनडीए की स्थिति बेहतर है। मतलब कम से कम उनके पास जो सूचना है उसके हिसाब से उनको लग रहा है। नहीं, मैं ये भी बता सकता हूं कि अगर लालू जी आगे होते तो लालू जी अभी गोल घर के ऊपर चढ़े होते। अपने घर पे वो बिल्कुल नहीं होते, गोल घर के ऊपर चढ़ जाते वो। अच्छा, तो इसलिए चिंता मत कीजिए, एनडीए सरकार वहां पर फिर से थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एनडीए 96 पर आगे चल रहा है और महागठबंधन अब 94 से, यानी 2 सीटों का अंतर रह गया है। हंग असेंबली बनी फिर क्या होगा? प्रदीप जी ने बिल्कुल सही कहा, हंग बनने के चांसेस इसलिए नहीं है कि ये अदर्स सिर्फ 5 है, अदर्स सिर्फ 5 है और अदर्स का आंकड़ा बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा हो गया तो देखिए अभी का आंकड़ा देखिए 96, माने यदि डबल करें उसको तो 192 सीटें होती है, यानी हंग बन रही है, जिसमें ये 5 फिर बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वो 5 भी जैसे कि 5 साल पहले, 4 साल, 4.5 साल पहले केरल में हुआ था, 71 और 69 ऐसे जाके अटक गया था मामला। यदि वहां 2-3 सीटें अदर्स को चली गई होती तो हंग असेंबली होती वहां भी। और अभी फिलहाल 3 का फर्क हो गया। जो पोल
पोल्स हैं, एग्जिट पोल्स हैं, उनका एवरेज भी 119 सीटें दे रहा है महागठबंधन को और 117 भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल, लेकिन रानीश्वर जी यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है, चूंकि एनआई की भी एक खबर सामने आ गई है और ये भी सामने है, लेकिन चूंकि हम इस वजह से पुख्ता इस बात को कर रहे हैं और उसका जिक्र भी बार बार प्रदीप जी भी ने भी किया, उधर से शिवराज जी ने भी किया कि अगर लालू प्रसाद यादव की पार्टी या फिर महागठबंधन अच्छा कर रहा होता तो जाहिर तौर पर लालू जी सामने होते और वो बनारस जाने की पूरी तैयारी भी कर चुके होते, लेकिन इस समय उनके घर पर सन्नाटा है। नहीं, देखिए, जब चुनाव के नतीजे आने होते हैं तो हर नेता जो होता है अब दिल थामे बैठा होता है। भले ही उन्होंने कहने के लिए जो भी कहा हो, आज सुबह भी घर से बाहर निकले तो कहे कि जाओ ना, देखो ना, हम जीत करके आते हैं, बहुत सीट आएगा। लालू प्रसाद यादव के बोलने का अंदाज ही यही है। लालू प्रसाद यादव अपने बड़बोलेपन के लिए ही जाने जाते हैं और वो सही कहा जा रहा है कि अगर उनके पास इतनी सीटें आ जाएं तो फिर घर के बाहर निकलेंगे। मतलब गोलघर जैसी सांकेतिक जरूर है कि गोलघर पर चढ़ के बात करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बोलने का अंदाज ही यही है। लालू प्रसाद यादव अपने बड़बोलेपन के लिए ही जाने जाते हैं और वो सही कहा जा रहा है कि अगर उनके पास इतनी सीटें आ जाएं तो फिर घर के बाहर निकलेंगे। मतलब गोलघर जैसी सांकेतिक जरूर है कि गोलघर पर चढ़ के बात करते हैं, लेकिन वो फिर थोड़े मुतावले से हो जाते हैं और अपनी बात उसी अंदाज में रखते हैं। आवाज बदल जाती है, आवाज बदल जाती है, तेवर अंदाज बदल जाता है उनका। लालू प्रसाद यादव की राजनीति यही है, वो मंच से आप देखें तो या उनके साथ आप आम बोलते हैं। नीतीश कुमार इस तरह का नहीं करेंगे। हाँ, नहीं तो नीतीश कुमार के साथ ऐसा, नीतीश कुमार बहुत ही धीर गंभीर नेता हैं और उनके बोलने में आपको देखिएगा कि संयम रहता है और जवाब भी देते हैं तो नफा तुला देते हैं, वो दायरे से बाहर नहीं जाते। चुनावों के दौरान भी हमने देखा, और एक और महत्वपूर्ण बात वो दीपक जी आपसे मैं ले लेती हूँ इस सवाल का जवाब। हमने देखा कि बिहार में ज्यादातर लोग नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं लेकिन बीजेपी अच्छी पार्टी है, इस तरह की भी बातें सुनती हुई दिखाई दी। तो ये तो बिल्कुल अलग अलग और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा कर दी बिहार के लोगों ने इस तरह की बातें करके, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है। आई थिंक हमको थोड़ा और इंतजार करना होगा चित्रा। 97 और 94 का आंकड़ा है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं इस कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कि एनडीए डिसिसिव तरीके पर जीत रहा है। थोड़ा इंतजार करते हैं, मेरे ख्याल से तस्वीर साफ होगी। लेकिन नंबर 1 पार्टी तो बीजेपी ही बन रही है, 79 पर अपनी बढ़त वो बनाए हुए है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो 29 सीटों का विवरण दे रहे हैं वो वोटों के साथ दे रहे हैं, जो उन 29 में 12 पर एनडीए और 17 पर महागठबंधन की लीड दे रहे हैं। लेकिन मैं वोट पे आना चाहता हूं, महागठबंधन को 40% और एनडीए को 35%, यानी वोटों का प्रतिशत भी बहुत कम रहने वाला है। इसलिए जो हमें ये उथल पुथल दिख रही है या बहुत नजदीक दिख रहा है, ये जी केसी त्यागी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं फिर चर्चा में वापस लौटेंगे। महागठबंधन समर्थक ही हैं, हमें आशा है कि नतीजे आते आते हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। अभी आने वाले 2 घंटे महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह के रुझान महागठबंधन के पक्ष में आए हैं, जिस तरह से 8 इंडिपेंडेंट आए हैं, उनके रुझान में महागठबंधन समर्थक ही हैं। हमें आशा है कि नतीजे आते आते हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। सर, आडवाणी जी की आप बात करते हैं, आडवाणी जी का जन्मदिन भी है और तो जनता दल यू की तरफ से हम उनके लंबे जीवन की इच्छा रखते हैं, शुभकामना करते हैं और सबसे पहले नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने 2005 में ये घोषणा स्वयं श्री आडवाणी जी ने की थी, हम उनके शुक्रगुजार हैं। केसी त्यागी ये बातें कह रहे थे, आपने सुना उन्होंने, और महत्वपूर्ण अगले 2 घंटे वास्तव में हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद ही तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। लेकिन 199 और 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है बीजेपी। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर बीजेपी प्लस 100 के आंकड़े तक पहुंच चुकी है, यानी कि 22 सीटें कम रुझानों के अनुसार, और 94 पर यहां पर जेडीयू प्लस, यानी कि जेडीयू आरजेडी 94 और 6 का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है आंकड़ों के लिहाज से। दीपक जी, 199 पर रुझान सामने आ गया। बिल्कुल 6 सीटों का अंतर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं फिर कहूंगा हमको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए इस कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले कि एनडीए एक डिसिसिव लीड ले चुका है। हालांकि ट्रेंड अभी तक यही बता रहे हैं। रानेश्वर जी, नहीं, मैं तो शिवराज से एक सवाल करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आपने जो वहां इक्वेशन बनाया, आपने जो अपना गठबंधन तैयार किया, हालांकि कोई जातिगत आधार पर ये वोट के लिहाज से ही आपने तैयार किया है, वो फायदेमंद साबित हुआ? देखिए, हमारा जो गठबंधन था उसमें ऐसा कोई अपॉर्चुनिस्टिक जैसी अलायंस की बात नहीं थी। तो हमारे गठबंधन को बिहार की जनता आसानी से स्वीकार कर रही थी और उसके पीछे खड़ी थी। महागठबंधन के जो लीडर्स थे, जो लोग साथ आए,
वो एक स्वाभाविक तरह का अलायंस नहीं लग रहा था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जनता एनडीए के पक्ष में ही रहेगी। और दूसरी बात, जो लगातार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के रैलियों में जा रहा था, उसको देखने के बाद लगता नहीं था कहीं से भी कि एनडीए सरकार में नहीं आएगी, ये दिखता नहीं था कहीं। सिर्फ मैं लोगों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से रिस्पॉन्सिव क्राउड रहता था वहां और जिसमें कि युवाओं की संख्या अत्यधिक होती थी, उससे मैं बड़ा आश्वस्त शुरू से ही था कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। शिवराज जी, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा भी है बिहार की जनता को। मैं बताऊं उसका कारण क्या है? डर भी था क्या? उसका कारण मैं बताता हूं। नीतीश कुमार बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व के प्राणी हैं, तो जो थोड़ा बहुत विश्वास उनके प्रति बना था वो एनडीए में रहने के कारण बना था, और उसका वो स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो 1.5 साल तक चल रहा था। वो इनर्शिया ऑफ गुड गवर्नेंस का इफेक्ट चल रहा था, वो एनडीए के पक्ष में होने के कारण। जब से वो लालू जी के साथ आए, तब से वो जंगल राज वाला चरित्र उन पर हावी हो गया। शिवराज जी, एक बुनियादी सवाल है आपको। मुझे लगता है कि आपकी पार्टी को सोचना चाहिए कि 160 सीटों पर लड़ने वाली बीजेपी 100 का स्ट्राइक रेट है, 100 सीटें उसके पास है, भले रुझान में कहूं। बाकी जो 83 सीटें थी उन लोगों ने आपको दे रखी थी, तो एलजेपी, आरएसपी और हम, और मैं जोड़ के देखूं तो 18 सीटें हैं, तो 18 आउट ऑफ 83 एंड 100 आउट ऑफ 160। तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि आप एलाइज ने पैर खींचा, सहयोगी दलों ने साथ नहीं दिया बीजेपी का। नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमी है, एक्सपेक्टेशन से कुछ कम है सीटें, और लेकिन मिलाजुला के एनडीए को सफलता मिले ये ज्यादा जरूरी था। कुछ पार्टियां, कुछ दल उसमें हो सकता है कि कम सीटों पर आए, लेकिन जहां तक गठबंधन धर्म का सवाल था और एक दूसरे को मदद करने की सवाल था, उसमें सभी दल एकजुट थे। हो सकता है कि कुछ पार्टियों को कुछ कम समर्थन मिले जनता का, किसी को ज्यादा मिले, लेकिन एनडीए के पक्ष में सभी गठबंधन दल ईमानदारी से काम कर रहे थे और जनता इनके पीछे ईमानदारी से। अब 199 का आंकड़ा हो गया है सिर्फ एक, और ये बार बार बदलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? देखिए, चुनाव के समय बीजेपी का आंतरिक आकलन जो हो रहा था सर्वेक्षणों के माध्यम से, वो ये संकेत उनको दे रहा था कि एलाइज को आप सीटें तो 80 दे रहे हैं, लेकिन वो 30 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अभी ये ट्रेंड ऐसा लग रहा है शायद 25 भी क्रॉस करना उनके लिए कठिन काम हो जाएगा। और ये चुनाव के बाद बीजेपी जरूर इस बात पर विचार करेगी कि एलाइज को चुनते समय, उनको सीटें देते समय जितनी सतर्कता अमित शाह जी ने इस बार बरती, शायद उससे अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत पड़ेगी। अनिल बलूनी जी का एक बार मैं रुख कर लेती हूँ। अनिल जी, स्थिति आप लोगों की बेहतर जरूर है एक सीट के लिहाज से जो इस वक्त का आंकड़ा है, लेकिन कांटे की टक्कर दोनों ही पार्टियों में, 100 पर एनडीए और 99 पर महागठबंधन। चलिए मैं इसका जवाब लूं, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर। ईटीवी के मुताबिक महागठबंधन को बहुमत मिलता हुआ रुझानों के हिसाब से 122 सीटें महागठबंधन को बहुमत दे रहा है ईटीवी न्यूज चैनल। अब सवाल ये है कि स्थिति क्या है। चलिए इस पर हम लौटेंगे। ये अलग अलग आंकड़े हैं जो अपने आप में हैरान भी कर रहे हैं। कंफ्यूजन जो है रुझानों में भी है। मैंने कहा चित्रा इसलिए कि हमको थोड़ा इंतजार करना होगा, एक आधे घंटे और वेट करते हैं, थोड़ा इंतजार जरूरी है। दीपक, देखिए अपने रुझानों में भी अब जनता दल यूनाइटेड यानी महागठबंधन 102 सीटों पर हो गया है और भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर। शिवराज जी, आपको कोई आश्चर्य हो रहा है इस ट्रेंड के बदलने के साथ? मुझे देखकर तो जरूर ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि महागठबंधन इतनी सीटें ले आएगी, इतनी मतलब सीटें नहीं, मतलब रुझान में इतना आगे होगी, मुझे यकीन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये रुझान है प्रारंभिक, और ये बदल सकते हैं। आपको लगता है ऐसा? हाँ। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे जो नया इक्वेशन बन गया उसके मुताबिक? नहीं, देखिए जितना क्लोज कंटेस्ट है उसमें सीसॉ ये चलेगा, कम से कम 1-1.5 घंटे और जो है कि 1 सीट से 2 सीट से वो आगे हुए, वो पीछे हुए, 10:30 पौने 11 के बाद हमको लगता है कि वो फर्म अप होना शुरू होगा। जो लीड उस समय लीड में रहेगा वो आगे बढ़ता जाएगा। अनुज जी, लीड पोजीशन से जो दिख रही है वो ठीक है, लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो जिन 47 सीटों का उन्होंने वोटों के हिसाब से दिया हुआ है, उसमें बीजेपी गठबंधन मुश्किल से 21-22 सीटों पर, लेकिन उसका वोट प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये जो आंकड़ा अभी आप दिखा रहे हैं इसके बहुत नजदीक, यानी बहुत कांटे की टक्कर वाला ही नतीजा आने वाला है। अनिल बलूनी जी की भी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। अनिल जी, शुरुआत में तो आप लोगों ने बढ़त बनाए रखी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ अब महागठबंधन आगे हो गया है।
देखिए चित्रा जी, ये सब चलता रहेगा, लेकिन देखिएगा अंततोगत्वा जब रिजल्ट फाइनल आएंगे तो हम जीतेंगे। और मैं शुरू से आपके चैनल में दीपक भाई के साथ भी मैं लगातार डिबेट पे था, मैं हर बार कहता था ये चुनाव देखिएगा हम अच्छे बहुमत का जीतेंगे और ये 150 का चुनाव होगा। आप देखिए 102 आप जेडीयू दिखा रहे हैं, 100 बीजेपी दिखा रहे हैं। मैं आज भी अभी भी कह रहा हूँ कि ये 150 का चुनाव है। अभी सुनिए, समय रुकिए, हम लोग चुनाव लड़ते हैं, हम लोग विधानसभा लड़ते हैं, लोकसभा लड़ते हैं, हम लोग देखते रहे। आप देखिएगा ये 150 का चुनाव है, देखिएगा आप, देखिए रुकिए, इसीलिए कह रहा हूँ इंतजार कीजिए, 11 साढ़े 11 बजे का इंतजार कीजिए। 150 का चुनाव है। जी आपको भी कहते ऑफिस के अंदर अब जश्न बन रहा है, जेडीयू ऑफिस के अंदर जश्न, सीन बदल रहा है पटना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पार्टियों को अपना जो तंत्र है उससे भी सूचनाएं मिलती रहती हैं, तो जो उनके उम्मीदवार हैं, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट हैं, उनसे जो सूचनाएं मिलती हैं उसके हिसाब से पार्टी दफ्तर में रिएक्शन होता है। दीपक, अब ये जो आंकड़ा है ये लालू प्रसाद यादव को भा तो रहा होगा, लेकिन उनकी चिंता सबसे बड़ी यही होगी कि उनके दोनों बेटे जो है ना फंस गए हैं। ना तेजस्वी आगे दिख रहे हैं, ना तेज प्रताप आगे दिख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा दुखद होगा कि उनकी पार्टी भले सत्ता में आ जाए, अगर आ जाती है तो उनके दोनों बेटे हार जाएंगे, तो उनका जो उत्तराधिकारी है राजनीतिक उसको नुकसान हो रहा है। और यह कष्ट किसी पिता के लिए बड़ा कष्ट होता है, लालू प्रसाद यादव को होगा जरूर। ये देखिए, आरजेडी दफ्तर के बाहर जश्न मन रहा है। ये आरजेडी दफ्तर पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यानी उनको भी इंटरनल सूचना कहीं से मिल रही होगी, तभी उन्होंने ढोल नगाड़े बजाना शुरू किया है। और अब देखिए, अब आंकड़ा फिर से बदलता हुआ, जो महागठबंधन है उसको 104 सीटों पर बढ़त मिली हुई है और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसको 100 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। आंचल हमारे साथ जुड़ गई। आंचल, बिल्कुल, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमें पहले रिपोर्टर्स के थ्रू ग्राउंड जीरो से खबर आई थी कि बाकायदा एडवांस देके मिठाइयों का बंदोबस्त, पटाखों का बंदोबस्त महागठबंधन ने कर लिया था, लेकिन बीजेपी ने एडवांस नहीं दिया था। लेकिन अब जो नजर आ रहा है कि वहां पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, यानी कि पूरा का पूरा दिवाली मोड में महागठबंधन आ चुका है। बीजेपी अभी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। क्लोज कॉल्स ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। पिछली बारी अगर देखा जाए 2010 में तो 48 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां पर 5000 से भी कम वोट से जीत हासिल हुई थी। तो इन सीट्स के ऊपर थोड़ा सा भी स्विंग पूरी तरह से आंकड़े को बदल के रख सकता है। मैं एक एक शॉर्ट कमेंट्स आप सबका ले लेती हूँ। सबसे पहले राणा सर, आप बिहार पर्व मना के आए हैं, आज पूरे पर्व के मूड में लग रहा है बिहार। ऐसा ही है आंचल, जो दिख रहा है ना बेसिकली फोटो फिनिश की तरह ही। किसी भी आदमी के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जमीन पे भी खड़ा होकर यह कहना बड़ा मुश्किल था कि किस गठबंधन या किस पार्टी के हक में मतदाता वोट करने जा रहा है, बहुमत किसको आएगा। अभी जो आपको रुझान या नतीजे दिख रहे हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं कि 100 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और जेडीयू प्लस जेडीयू महागठबंधन 104 सीटों पर। कहीं से भी आंचल बहुत मुश्किल है। मेरे लिए जो 2-3 चीजें परेशानी की हैं, इस बात से मुझे दिक्कत नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे फंसे पड़े हैं, वहां हालात भी वैसे ही थे। लेकिन अब इमामगंज देखिए, इमामगंज से जीतन राम मांझी का निकलना आसान था, लेकिन मखदूमपुर से भी आगे चल रहे हैं। विजय नारायण चौधरी का हारना इमामगंज से लगभग तय था और वहां से जीतन राम मांझी का जीतना लगभग तय था। यह दोनों बातें ठीक थी, लेकिन मखदूमपुर मुझे लग रहा था कि वहां से जीतन राम मांझी हार जाएंगे, लेकिन वहां से भी आगे चल रहे हैं। कई ऐसे लोग, रामेश्वर चौरसिया लोखा से, जब वहां मैं गया था तो रामेश्वर चौरसिया से लोग बहुत नाराज थे, लेकिन मोदी की रैली के बाद वहां हालात बहुत बदले थे। उस इलाके में जब सासाराम में मोदी की रैली हुई तो हालात बदले थे। उसका फायदा मुझे रामेश्वर चौरसिया को जाता दिख रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनके लिए सेफ सीट है, वो जीत रहे हैं। रमई राम पीछे चल रहे हैं, श्याम रजक पीछे चल रहे हैं, यानी कि जो दलित मतदाता है वह कहीं न कहीं बीजेपी के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। ये दोनों जो नतीजे हैं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि दलित वोट कहां गया होगा। तो रमई राम और श्याम रजक, इन दोनों को अगर आप पीछे देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां का दलित मतदाता जाकर के एनडीए के हक में वोट कर गया है और ये दोनों लोग पीछे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे आपको अंदाजा होगा बिहार का समाज अभी भी बहुत क्लोज है और कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्की अफेयर है प्रेडिक्ट करना। लेकिन अनुज जी, आप तो प्रेडिक्ट कर चुके हैं महागठबंधन की सरकार। अब जैसे जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमित शाह ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुला ली है। कल दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। अमित शाह ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुला ली है। लगातार पिछले 2 महीने से होटल मौर्या बुक था अमित शाह के लिए, वॉर रूम एस्टैब्लिश था। पूरी तरह से अमित शाह रात रात तक रिपोर्ट लेते थे, 3 से 4 बजे तक कि क्या हो रहा है। उसके बाद मोदी जी को ब्रीफ किया जाता था। हमारे साथ राकेश कुमार सिंह लालू के घर के बाहर से जुड़ गए हैं, लालू जी के घर के बाहर से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन एक क्विक कमेंट सबसे पहले प्रदीप जी, अमित शाह ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है, इसको कैसे रीडिंग किया जाए?
देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक इस समय बुलाने का मतलब कि वो लालू प्रसाद यादव के घर पे मिठाई खिलाना शुरू कर दिया है। नेता बनाने के लिए हम लोग सरकार बना रहे हैं, मोदी को सफाया हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ मिठाई चल रहा है। इस तरह की मोदी जी इस तरह से सभा नहीं किए थे। आज जुमला मोदी जी का जुमला निकल गया। आज अंतिम दिन था मोदी जी का, उनका अर्थी जुलूस निकलेगा। दूर रहना चाहती है वो आज पूरे बिहार के छात्र जनता बता दिया है कि मोदी जी के जुमला आज निकल गया। वो पुनः गुजरात वापस चले जाएंगे। हम लोग सरकार बना लिए, कोई चीज का चिंता फिक्र नहीं है। 190 प्लस हम लोग आ रहा है, हम लोग सरकार पुनः बना रहे हैं। ये सीधे तौर पर आंचल देख सकते हैं, लालू प्रसाद यादव के घर का बाहर का दृश्य है। और यहाँ पर आप माला भी लेकर आई हैं। आप बताइए, माला लेकर आए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। आप बताइए, ये माला क्यों लेकर आए हैं? माला हमारे तेजस्वी यादव साहब जीत रहे हैं और तेज प्रताप साहब जीत रहे हैं, इसीलिए हम खुशी में 100 रुपया के 5 माला लिए। एगो नीतीश बाबू को, 2 इनको पिनाएंगे, एगो सोनिया गांधी को पिनाएंगे, इसीलिए। ये मिठाई लेकर आए हैं महावीर मंदिर से प्रसाद लेके आए हैं। महागठबंधन की सरकार और माननीय हमारे विधायक तेजस्वी यादव जी बहुमत से एकदम जीत रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन ये तो रुझान है। अभी रुझान क्या है? रुझान तो स्पष्ट पता चल जाता है ना, रुझान स्पष्ट